हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजनीतिक दलों को फंड कैसे मिलता है उसके बारे में। तो पहले हम उसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो लोकतंत्र में राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, तो सरकार बनाते हैं और नीतियां तय करते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आता है। तो जैसे पोस्टर में, रैली में, सोशल मीडिया प्रचार में, टीवी विज्ञापन में, कार्यकर्ताओं का खर्च, ये सब होता है। तो ये सब बिना पैसों के संभव नहीं होता है। तो इसीलिए आज हम समझेंगे कि राजनीतिक दलों को फंड के स्रोत कहाँ से मिलता है। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड से इसका अंतर क्या है, इसके फायदे, नुकसान और विवाद क्या क्या है, और भारत में राजनीतिक फंडिंग की सच्चाई के बारे में भी जानेंगे। तो चलो हम पहले राजनीतिक फंडिंग क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। तो पॉलिटिकल फंडिंग का मतलब होता है कि राजनीतिक दलों को मिलने वाला वह पैसा जिससे वे चुनाव लड़ते हैं, संगठन चलाते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं। तो राजनीतिक फंडिंग क्यों जरूरी होता है? तो चुनाव बहुत महंगे हो जाते हैं, इसके लिए पैसे चाहिए। तो मीडिया और डिजिटल प्रचार भी होते हैं, तो खर्च तो होगा ही। उसके बाद बड़े पैमाने पर रैलियां भी होते हैं, कार्यालय और कर्मचारी की खर्च भी होता है। इस सारे में पैसे लगते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों को पैसा मिलने के मुख्य स्रोत क्या क्या होते हैं। तो भारत में राजनीतिक दलों को फंड 6 प्रमुख तरीकों से मिलते हैं। जैसे पहले तो सदस्यता शुल्क होता है, मेंबरशिप की फीस लगती है। तो पार्टी के सामान्य सदस्य जैसे कार्यकर्ता और समर्थक ये सब पैसे देते हैं, मेंबरशिप फीस। जैसे उदाहरण की बात करें तो अगर 10 लाख सदस्य 10-10 रुपये भी देते हैं तो 1 करोड़ हो जाता है। इसके फायदा क्या होते हैं? तो इसमें पारदर्शी बनी रहती है और जनता से जुड़ा भी जाता है। नुकसान की बात करें तो बहुत कम राशि मिलते हैं यहाँ पर। तो उसके बाद व्यक्तिगत दान भी दिया जाता है। तो आम नागरिक, व्यापारी, समर्थक व्यक्ति दे सकते हैं पैसे। कानून की बात करें तो 2000 से कम का दान दिया जा सकता है। तो ये नाम बताना जरूरी नहीं होता है। अगर 2000 रुपये से कम दान देता है तो नाम बताना जरूरी नहीं होता है, और 2000 से अगर ज़्यादा देता है तो विवरण देना अनिवार्य होता है। समस्या की बात करें तो काला धन छुपाने का रास्ता यही मिलता है, और फर्जी नामों से दान भी दिया जाता है। उसके बाद कॉरपोरेटर दान भी देते हैं। तो कंपनियां राजनीतिक दलों को दान दे देती है। तो पहले तो मुनाफे का सिर्फ 7.5% दिया जाता था और नाम सार्वजनिक करना जरूरी था। लेकिन अब 2017 के बाद कोई सीमा नहीं रह गया है, वो जितना चाहे उतना पैसे दे सकते हैं। नाम बताना जरूरी नहीं हो गया है। उसके बाद इसमें खतरा भी रहता है। तो सरकार और कॉरपोरेट गठजोड़ में काम करते हैं और नीतियों पर प्रभाव भी पड़ता है। चुनावी चंदा में भी पैसा पाते हैं। जैसे छोटे स्तर पर और स्थानीय नेता ये सब देते हैं चुनावी चंदा। इसके बहुत समस्या भी होते हैं, जैसे काला धन बढ़ता है, कोई रिकॉर्ड नहीं भी होता है, रिकॉर्ड तो नहीं रहता है क्योंकि अनुमानित चंदा दिया जाता है। इसी को रोकने के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट लाए गए हैं। तो पहले हम सहकारी सहायता के बारे में जान लेते हैं। क्या क्या इलेक्टोरल ट्रस्ट लाए गए हैं उसके बारे में। तो पहले तो सरकारी सहायता, जिससे भारत में सीधे सरकारी फंडिंग नहीं होती है, लेकिन मुफ्त चुनाव चिन्ह, दूरदर्शन, रेडियो समय और चुनाव आयोग की सुविधाएं मिलती है। इलेक्टोरल ट्रस्ट भी होते हैं सबसे महत्वपूर्ण। जैसे अब हम आते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट पर। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट क्या है? तब इसकी परिभाषा की बात करें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट एक ऐसा ट्रस्ट होता है जो कंपनियों या व्यक्तियों से पैसा लेकर उसे राजनीतिक दलों में पारदर्शी तरीके से बांटता है। शुरुआत वर्ष 2013 में ये लागू हुआ था और ये यूपीए सरकार के समय ही हुआ था। इलेक्टोरल ट्रस्ट क्यों लाया गया है? तो भारत में राजनीतिक फंडिंग में समस्या थी, जैसे कालाधन ज़्यादा बढ़ गया था, गुप्त दान भी हुआ था, कॉरपोरेट पर दबाव भी पड़ा था, पारदर्शिता में कमी थी। इसके लिए समाधान के लिए इलेक्टोरल ट्रस्ट सिस्टम लाया गया। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट कैसे काम करता है, तो स्टेप बाय स्टेप हम जान लेते हैं।
पहले तो कोई कंपनी या व्यक्ति इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान दे देता है। उसके बाद ट्रस्ट उस पैसे का पूरा रिकॉर्ड रखता है। ट्रस्ट चुनाव आयोग में रजिस्टर भी कर देता है। उसके बाद ट्रस्ट केवल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को ही पैसा देता है। सभी विवरण सरकार और आयकर विभाग को दिए जाते हैं। इलेक्टोरल ट्रस्ट के नियम भी लागू होते हैं यहाँ पर। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट के लिए सख्त नियम भी होते हैं। तो ट्रस्ट चुनाव आयोग में पंजीकृत होना चाहिए। 100% पैसा राजनीतिक दलों को ही देना अनिवार्य होता है। नकद दान पर प्रतिबंध भी होता है। ऑडिट अनिवार्य होता है और विदेशी दान पर प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट के फायदे क्या होते हैं? पहले तो पारदर्शिता होता है। तो कौन पैसा दे रहा है ये इसमें पता चल जाता है। काले धन पर रोक भी लगता है, जैसे नकद लेन देन नहीं होता है। कॉरपोरेट दबाव भी कम हो जाता है, सीधा दल को पैसा नहीं दिया जाता है इसके लिए। उसके बाद भरोसेमंद व्यवस्था भी किया जाता है। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट के नुकसान भी कुछ होते हैं, जैसे सीमित उपयोग होता है। तो बहुत कम कंपनियां उपयोग करती हैं। बड़े पार्टियों को बहुत फायदा होता है, जैसे छोटी पार्टियां पीछे रह जाती हैं। जनता की भागीदारी में कम होता है, यानी पैसे नहीं दे पाते हैं। उसके बाद भारत के प्रमुख इलेक्टोरल ट्रस्ट के बारे में जान लेते हैं। जैसे 3 टाइप के होते हैं। 1 प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट, 2 में सत्य इलेक्टोरल ट्रस्ट, 3 में पीपुल इलेक्टोरल ट्रस्ट। ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें सबसे बड़ा प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट में दिया जाता है। उसके बाद इलेक्टोरल ट्रस्ट बनाम इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं। तो पारदर्शिता की बात करें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में ज़्यादा होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो बहुत कम होता है। दानदाता की बात करें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में ज़्यादा पहचान बनता है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड में सार्वजनिक गुप्त रखा जाता है। नकद दान की बात करें तो इलेक्टोरल ट्रस्ट में नहीं दिया जाता है, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी नहीं दिया जाता है। विवाद की बात करें तो यहाँ पर कम होता है इलेक्टोरल ट्रस्ट में, जबकि इलेक्टोरल बॉन्ड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित भी कर दिया गया है। अब इलेक्टोरल ट्रस्ट आज भी वैध हुआ है जब ये चल रहा है। राजनीतिक फंडिंग से जुड़ी बड़ी विवाद के बारे में जान लेते हैं, जैसे काला धन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। उसके बाद कॉर्पोरेट और सरकार का गठजोड़ भी हो चुका है। नीति निर्माण पर बहुत असर पड़ रहा है और लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। उसके बाद भारत में राजनीतिक फंडिंग की सच्चाई क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो 70% से ज़्यादा पैसा बड़ी पार्टियों को ही मिलती है। छोटी और क्षेत्रीय पार्टियां कमजोर पड़ जाती हैं। आम जनता का योगदान बहुत कम होता है इन पर। उसके बाद सुधार के सुझाव भी दिए गए हैं, जैसे चुनावी खर्च की सीमा सख्ती से लागू होना चाहिए, इलेक्टोरल ट्रस्ट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और सरकारी आंशिक फंडिंग में कम आनी चाहिए। रियल टाइम डोनेशन पोर्टल भी खोलना चाहिए। चुनाव आयोग को ज़्यादा शक्ति मिलना चाहिए इन पर। उसके बाद निष्कर्ष यानी कंक्लूजन के बारे में। तो राजनीतिक फंडिंग लोकतंत्र की रीढ़ है। तो इलेक्टोरल ट्रस्ट एक पारदर्शी और सुरक्षित प्रणाली बन चुका है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। जब तक पैसा साफ नहीं होगा तब तक राजनीति पूरी तरह साफ नहीं हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।